हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट की सीरीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। एलएलबी से रिलेटेड ये वीडियो है। यहाँ पर आज हम एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर की पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात यहाँ पर करने वाले हैं। आज एक मैं ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो शायद उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाए सुनने में जो सिलेबस तैयार करते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि भाई यूनिक वगैरह गेस्ट पेपर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आज थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा मैटर। वो मैटर के उल्टा होगा, वो हम आगे बातचीत करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आप लोगों के एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की लगभग सारी वीडियो बना चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स वाली वीडियो भी आप लोग लेकर आओ। प्रोफेशनल एथिक्स वाली वीडियो मुझे लगता नहीं कि लेकर आओ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मतलब हर कॉलेज में अलग अलग हो रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे इसकी फ़ाइल बनेगी, ठीक है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन एक्यूरेट अगर आप लोग पूछें, जैसे कि मैं अभी एलएलबी थर्ड सेम की बताई, उसके पहले मैंने फोर्थ सेम के सारे बता दिए कि एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप लोग ऐसे पूछना चाह रहे हैं तो शायद मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। अगर आप लोग फिर भी प्रोफेशनल एथिक्स की वीडियो चाहते हैं तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बता दें कि प्रोफेशनल एथिक्स की वीडियो आप लोग लेकर आएँ। उसके साथ ही में अपना कॉलेज का नाम भी लिख दें, ताकि मैं कॉलेज के साथ आप लोगों को बता सकूं कि इस कॉलेज में ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि आप लोग सिलेबस हर बार मैं कहता हूँ कि सिलेबस से आप लोगों के ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाती है, सिलेबस आप लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप लोग देखें और इसके एग्ज़ाम के सिलेबस को अगर आप लोग देखें तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोगों को सिलेबस से याद करना चाहिए, ठीक है। सिलेबस का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इस वीडियो को बाकी वीडियो की तरह भी और 8-10 मिनट का खींच सकता था। इसका तो सिलेबस भी इतना लंबा है कि मैं मतलब 10-15 मिनट भी वीडियो खींच दूँ तब भी ये कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि सिलेबस अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, क्योंकि मैं इसमें से आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा कि इसमें से क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा लंबा है और इसमें से क्वेश्चंस इतने नहीं बनते हैं, इतना लंबा पेपर नहीं आता है। सिर्फ 5 या 10 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं, तो फिर इतना टेंशन आप लोगों को क्यों लेनी। ये जो सिलेबस है ये आप लोगों का ऐसा सिलेबस दिया हुआ है कि इसमें नेशनल लॉ भी दिया हुआ है और इंटरनेशनल लॉ भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एनजेपीआरयू के सिलेबस में इतना डीप में नहीं पूछ रहे हैं। वो कुछ चीज़ें हैं रिपीटिव वाली, वो बार बार वही पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर में नया कुछ पूछा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत कम लोगों के पास होता है, बुक्स बहुत कम लोगों के पास होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट गेस्ट पेपर से तैयार करते हैं, तो उन्हें भी पता है एक तरीके से कि ज़्यादा अगर आउट ऑफ सिलेबस मतलब ज़्यादा अगर उनके डीप में पूछ लिया तो फिर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी नहीं कर पाएगा कोई स्टूडेंट्स भी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका सिलेबस आप लोगों को नहीं पढ़ना है। कोशिश करें कि जो भी आप लोगों के पास गेस्ट पेपर है या जो भी आप लोगों के पास बुक वगैरह है उसमें सिर्फ आप लोग निशान लगा लें कि जो आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कानून, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस हैं, सोर्स हैं, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, प्रतिबंध हैं, प्रत्यावर्तन है, ये सब चीज़ें ये आप लोग पढ़ लें बस। उसके बाद उत्तराधिकार, हस्तक्षेप, अधिकार क्षेत्र, ये बहुत बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। इनको आपको इतना डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आप 2-4 जगह उनकी डेफिनेशन से याद करने, अगर कहीं केस वगैरह मिल जाते वो याद कर लें। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे मान्यता है, डी ज़्यूरे फैक्टे, डी फैक्टो, ये पढ़ लो आप, ठीक है। उत्तराधिकार में दिया हुआ है, इसमें से भी कुछ नहीं पूछा जाता है। हस्तक्षेप पूछा जा रहा है, ठीक है, हस्तक्षेप लगातार पूछा जाता है, इसके लिए मैं कहूँगा कि आप ज़रूर निशान लगा लें। हस्तक्षेप हो गया। फिर ज्यूरिसडिक्शन भी बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बुक में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ये भी काफ़ी बड़ा दे दिया चैप्टर। और उसके बाद यहाँ पर विवाद निपटान, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसमें से भी आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मतलब जितना मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट में सिर्फ उतना ही आप लोगों को पढ़ लेना है, उतना ही आपको गेस्ट पेपर से ही पढ़ लेना है, ठीक है। गेस्ट पेपर नहीं है तुरंत जाके ख़रीदो, क्योंकि इसकी जो बुक है मैंने देखी है, मैंने भी एलएलबी कर रखी है, ठीक है। तो मैंने पढ़ रखा है, मुझे पता है इसलिए कि इसका सिलेबस बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। सिलेबस जो आप लोग पढ़ेंगे, जो आपका एमजेपीआर का सिलेबस, वो भी बहुत ज़्यादा है। कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की, सिर्फ एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट पढ़ लो जो एग्ज़ाम में आने वाला है। क्योंकि ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ आपके एलएलबी में ही काम आएगा।
LLB के बाद जैसे आप LLM करोगे या फिर PhD वगैरह करोगे तो वहाँ भी काम नहीं आएगा, आपके एडवोकेसी में भी काम नहीं आ रहा, कहीं काम नहीं आ रहा। नेशनल लेवल के अगर एडवोकेट बनोगे तब जाके कहीं काम में आएगा, तो तब का तब देखेंगे ना। फिलहाल तो अभी इतना आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, एग्ज़ाम क्लियर करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, सोर्स और उसके वीकनेस क्या हैं, ठीक है। मान्यता के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, राज्य की मान्यता के क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की मान्यता के क्या सिद्धांत हैं, यहाँ पर दिया हुआ है राज्य की मान्यता, सरकार की मान्यता। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवाद के समाधान के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, ये आप लोगों को याद कर लेना है। गैस पेपर में एज इट इज़ दिए हुए हैं जैसे मैंने यहाँ पर उठाई हुई है, ठीक है। उसके बाद कोएर्सिव मेन ऑफ सेटलमेंट यानी निपटान के ज़बरदस्ती के साधन क्या हैं, एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यार्पण क्या होता है, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन क्या होता है, अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, ठीक है हिंदी में, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अतिरिक्त क्षेत्रीयता का अधिकार, अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय शेल्फ क्या होती है, एसाइलम क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछी जा रही हैं बार बार, ठीक। उसके बाद राज्य का उत्तराधिकार क्या है, राज्य का उत्तराधिकार क्या है, इसका एक ही 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जो भी मिल रहा है गैस पेपर में, उसमें से अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप क्या होता है, लॉ ऑफ सी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, ये लगातार पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा 101%, ठीक है। तो उसमें मैं ज़्यादा डीप से नहीं जाऊँगा, ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को नहीं बताऊँगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर भी ऐसा है कि इसमें से अगर आप लोग कोशिश करेंगे गैस पेपर से ही याद हो जाए तो अच्छी बात है। मैं नहीं कह रहा कि सिलेबस वगैरह पढ़ो आप लोग, ठीक है। बाकी का प्रोफेशनल एथिक्स का लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि भैया अगर कॉलेज का नाम वगैरह सब कमेंट वगैरह कर दोगे मुझे तो मैं आसानी हो जाएगी मुझे बताने में, वरना फिर बाद में बताना तो है ही मुझे, फिर बाद में आप लोग अलग से डिमांड करोगे कि प्रोफेशनल एथिक्स के हमारे कॉलेज के अकॉर्डिंग बताओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉलेज का नाम अपना ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये है लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप प्रोफेशनल एथिक्स की वीडियो आपकी डिमांड के ऊपर है। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सिलेबस पर कभी भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। उसके साथ ही आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, साथ ही में इस वीडियो में भी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कभी भी कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।